हाय, मैं हूँ हर्षाली मल्होत्रा, आप सबकी मुन्नी। कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज़। अब सच दिखेगा इंडिया। बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं ऑरेंज सिटी नागपुर पे मौजूद हूँ और जिस तरीके से आज पूरे देश में और जो माहौल है उस पर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है या फिर एजुकेशन को लेकर चर्चा होती है, और जिस तरीके से संस्था और एनजीओ की बात होती है। आज मैं नागपुर पे मौजूद हूँ और कुछ नज़ारे, कुछ हटकर कुछ बात हम करेंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों से आपको मैं यहाँ रूबरू कराऊंगा और देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की जो बात जुबा है, दो लाइन है, सबका साथ सबका विकास। मेरा सवाल ये रहेगा, क्या ये विकास है? ये जो आप रोड देख रहे हैं ये विकास है, या फिर दूसरी लाइन में जिस तरीके से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार कर रही है या फिर प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं? आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज देश में इतने काले कारतूत, कितने काम चालू हैं जिस पे निगाह उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा सवालिया निशान खड़े होता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सामने आता है, लेकिन क्या वाकई पे आज देश में बेटी पढ़ रही हैं या बेटी बच रही हैं, ये आपको खुद को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अगर हम बड़े बड़े हॉस्टल्स की बात करें तो बड़े बड़े हॉस्टल्स बड़ी बड़ी सिटीज़ में डल जाते हैं, लेकिन उनकी फ़ी क्या होती है ये भी आपको पता है। आज एजुकेशन किस स्तर पे पहुंच गया है वो भी आपको पता है। लेकिन नागपुर ऑरेंज सिटी पे आज एक ट्रस्ट है, दान परमात्मा ट्रस्ट करके जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट, नागेश पाटिल जी का ये ट्रस्ट है और 2012 से ये काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट जॉब किया करते थे, एक बच्ची को उन्होंने गोद लिया था, उसके बाद से उनके काम को नागपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश सलाम करता है। और आज जितना ये आप देख रहे हैं, आज आरएसएस संचालक मोहन भागवत की बात किया जाए या फिर अदर एक्टिविटीज़ की बात किया जाए, अदर लोगों की बात किया जाए, हर एक जगह ये ट्रस्ट पहुंचा है। लेकिन एक बात यह है कि इस ट्रस्ट को ना ही शासन ना प्रशासन, दोनों जगह से कोई सपोर्ट नहीं है। नागेश पाटिल जी भी मेरे साथ में मौजूद है, नागेश जी से मैं बात करूंगा। लेकिन इसके पहले जितनी यहाँ बच्ची हैं, कोरोना काल के पहले की अगर मैं बात करूं तो 70 कुछ बच्चियां यहाँ मौजूद थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि बेटी पढ़ रही हैं, सब कुछ है और सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं जो देश में सवाल उठता है वो सवाल पूरा ख़त्म है यहाँ पे। और बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्टल्स की अगर बात किया जाए तो उन पर नहीं, बल्कि नागेश पाटिल अपने खुद के घर पे, अपने खुद के दम पे और हम तुम के मदद से ये काम चलता है, ये कार्य चलता है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि पढ़ाई की स्टडी यहाँ पे चालू है, पढ़ाई चालू है। हम कुछ बच्चों से यहाँ बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। मेरा नाम देविका चकमा है, मैं अरुणाचल से हूँ और 1 साल से मैं जिवारा परिवार में हूँ। जिवारा परिवार मेरा पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता है। छोटी से छोटी चीज़ के सारे चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है और मैं जिवारा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। कैसे आपको यहाँ का एड्रेस पता चला था या फिर कैसे आपका यहाँ मुलाकात हुआ, कैसे यहाँ पे आप आए? हाँ, पहले एक भैया थे, राजेश भैया, वो नागलोक में पढ़ते थे। उनको यहाँ का पता चला, फिर उन्होंने अपने बहन को लाया। फिर जब उनकी बहन यहाँ आई, पढ़ लिखी, तब जब वो अपने गांव वापस गई तो उनके थ्रू हमें यहाँ का पता चला। देश की बात की जा रही है, 15 अगस्त की बात की जा रही है, स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है और देश का नक्शा सामने यहाँ पे स्केच करते नज़र आ रही हैं। ये बच्चियाँ हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके जो आगे की भविष्य की बात करने वाली हैं। इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमरावती, वंडली। जी। कब इस एनजीओ से आपका संपर्क हुआ, कैसे आप यहाँ आए? जी, 2 साल पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी सीईटी के लिए। तब मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया, तब से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। हम घर पे मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मैं, ऐसे 3 लोग रहते हैं। घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। मेरी सारी जो नीड्स है यहाँ पे मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अभी मैं B.Pharm सेकेंड ईयर में हूँ। कभी ऐसा आप लोगों को कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लगा कि नहीं यार यहाँ नहीं रहना चाहिए, या फिर माहौल या बड़ी सिटीज़ का ख़राब होता है? जी नहीं, कभी नहीं। हम हर साल
यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अजनी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हम राखी बांधने जाते हैं। हमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन है यहाँ पे, मतलब हर दिन ऐसा, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि कभी ऐसा बाहर का कुछ लगे नहीं हमें, पर प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा मिलता है हमें। हमारे जो सर है वहाँ पे, हमें नाम नहीं पता, पर वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमें बताते हैं ऐसा रिएक्ट करना है अगर कुछ लगे तो। हमें नंबर्स, पर्सनल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं पुलिस स्टेशन के, और उसके बाद में सर और दीदी तो हमेशा रहते ही है, तो कुछ ऐसा लगता नहीं। परिवार जैसा माहौल है सब। परिवार जैसे माहौल है, और इस माहौल को बनाने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ भी इसे झेलना पड़ता है, काफ़ी सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिसके लिए मैं नागेश पाटिल जी से भी बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? नमस्ते, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। कितना वर्ष हो गया यहाँ, कितना साल से आप? मेरा यहाँ 4 इयर्स रनिंग चल रही है। पढ़ाई की अगर बात किया जाए तो अभी क्या रन है आपके? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ JD कॉलेज में, नागपुर से। नागपुर। ये आप देख सकते हैं और सुन भी रहे हैं कि कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं। सारे होप जो भी है वो पूरी यहाँ से कहीं ना कहीं उनकी जो नीड है वो पूरी होती है, और एक सुरक्षा उनको यहाँ पे लगता है, सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? यवतमाल के पास के एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। कितने साल होगा आपको इस NGO से जुड़े हुए और यहाँ रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे आए हुए 8 साल हो गए। कितने वर्ष की थी जिस वक्त आप यहाँ आई? 9 साल की थी। और आज? 18। 9 साल हो चुका है। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? जितना कंफर्टेबल फील हम अपनी फैमिली में नहीं कर पाते, उतना मैं इस परिवार में फ़ील करती हूँ। इस परिवार ने मुझे अपना लिया है और मैंने इस जीवाला परिवार को अपना लिया है, इसीलिए मुझे घर से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम सब लोग फैमिली मेम्बर हैं, पापा, दीदी, अज्जी, आजोबा, मेरी सारी बहनें और आपके जैसे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे परिवार से जुड़ते हैं, इसीलिए हमारी ये जीवाला परिवार है। जीवाड़ा का मतलब होता है आत्मीयता। जीवाला ये मराठी शब्द है, तो वैसी ही आत्मीयता हमें यहाँ पे मिलती है। ये माहौल, ये परिवर्तन मिलना आज की तारीख में 21वीं सदी की बात किया जाए या फिर देश में जो हाल चल रहा है उसमें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो यहाँ पे कंफर्ट फील कर रहे हैं बच्चे, वो तो आप सुन ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको सिखाया गया हो या उनको पढ़ाया गया हो, पूरी फैसिलिटी यहाँ नागेश पाटिल जी द्वारा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो किचन है, खाना पीना और ये सारी चीज़ें हमारे और तुम्हारी मदद से ही मिलती है। इसमें शासन प्रशासन क्या सहयोग करता है, क्या नहीं करता, वो भी हम नागेश जी से बात करेंगे। कितने आप किचन पे हैं, खाना आप ही बनाते हैं सारे बच्चों का या फिर कैसा है? या फिर नहीं, हमारे इधर आई आती है, सुबह खाना बना के जाती है, शाम को हम बनाते हैं। शाम को 3 लड़के मिलके हम खाना बनाते हैं। कितने बच्चों का खाना बनता है अभी? हम 21 है। 21। हाँ, तो खाने में क्या दिया जाता है? अलग अलग, अगर 7 दिन की बात किया जाए तो हर दिन अलग अलग सब्जियां रहती हैं, ये क्या रहता है? हर दिन अलग अलग सब्जियां रहती है। पापा हमारे लिए सब्जी ला के देते हैं, फिर हम शाम को खाना बनाते हैं। पापा यानी नागेश जी? हाँ, नागेश जी, हम उनके पापा बोलते। पापा बोलते हैं क्योंकि वो फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं, और वो जिम्मेदारी जो एक बाप की होती है वो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी नागेश जी अपने बाप होने का कर्तव्य निभाते हैं। और हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वाकई पे जिस वक्त आपने ये NGO खोले थे, जिस वक्त आपने ये संस्था की शुरुआत की थी, क्या आपको दिक्कतें आई, क्या आपके सामने परेशानियाँ आई? और जाहिर सी बात है सवालिया निशान तो काफ़ी खड़े हुए ही होंगे। आइए नागेश जी से ही मैं बात करता हूँ। नागेश जी, सबसे पहले आपके इस सराहनीय काम के लिए तो मैं सलाम करता हूँ आपको। और इसके पहले भी 6 साल पहले हमने तकरीबन आधे घंटे की पूरी स्टोरी चलाया था। उस वक्त और अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी परिवर्तन सामने नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से कोविड की हम बात करें तो उस वक्त की जर्नी आप बताइए, क्या तकलीफ़ आपको आई, क्या परेशानी आपको आई थी, जब पूरा देश, पूरा भविष्य, वो पूरा देश में एक सवालिया निशान खड़े हो गया था कि ये बीमारी कहाँ से आई? सबको मेरा नमस्कार। मैं नागेश पाटिल, जीवाड़ा परिवार के बच्चे सब मुझे पप्पा कहते हैं। जब 6 साल पहले मेरी स्टोरी ली गई थी तो काफ़ी बच्चियाँ थी, तब 66 बच्चियाँ थी। उसके बाद में कोरोना आया, तो कोरोना काल में मुझे बच्चियों को घर वापस भेजना पड़ा। जब बच्चियाँ घर गई तो 75 दिन 75 डेज़ मुझे यहाँ बच्चियों को रखना पड़ा। तब हम गंगोत्री अपार्टमेंट बंजारी नगर में रहते थे, तो लोग मुझे कहते थे कि
आपके बच्चियों के वजह से हम लोगों को हमको कोरोना आएगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, बच्चियों को दवाइयाँ और कुछ देकर मैंने अच्छे से रखा हूँ बच्चियों को। और 75 दिन बच्चियाँ हमारी आ रही, अरुणाचल प्रदेश की बच्चियाँ थी। वैसे भी हर साल वो बच्चियाँ अप्रैल महीने में जाने वाली थी, पर 22 मार्च से ही लॉकडाउन चालू हो गया, तो बच्चियों को मुझे यहाँ रोकना पड़ा। तो बहुत दिक्कत गई, क्योंकि तब कोई मिलने नहीं आता था और डोनेशन भी नहीं होता था। फिर भी समाज के कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने गेहूँ, चावल, दाल ये सब हमको देते थे, और मैं अकेला ही फिर सब्जी उब्जी लेके जाता था बच्चों को, क्योंकि बच्चियों को बाहर निकलना तब बड़ा मुश्किल था। तो ये सब इसलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ उठाना पड़ी, पर बच्चे सब अच्छी रही, कोई बच्चियों को कोई कोरोना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने बोले थे उनको ही कोरोना, उनको ही घर छोड़ के भागना पड़ा, पर मेरी बच्चियों को एक को भी कोरोना नहीं हुआ। 66 बच्चियाँ तब थी। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहाँ पे ये माधव बिचौरे सर है करके, उन्होंने ये मेरा कोरोना में काम देखा था। उसके पहले भी उन्होंने ये काम देखा था, वो हमसे जुड़े थे और उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, तो उन्होंने फिर अपना एक ऊपर का मकान मुझे फ्री में दिया कि कोरोना में आप इतना किसी से पैसा लेते नहीं है और गवर्नमेंट का भी आपको कुछ मिलता नहीं है, इतना रेंट देना कैसा होगा। तो उन्होंने बोले कि चलो मुझे भी कुछ समाज का देना लगता है, इसलिए उन्होंने फिर अपना मकान दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनके पिताजी गुजर गए, 1 साल के बाद, और फिर उनके पिताजी ने भी कहा था कि मैं जहाँ रहता हूँ वो भी इन बच्चों के लिए ही आप दो। तो उनके बेटे जो माधव बिचौरे थे और उनकी दीदी और उनके जो दूसरे भाई भी थे, उन्होंने सब मिलके, उनके पूरा परिवार मिलके हमको ये नीचे का भी रहने के लिए दिया है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 30 बच्चियाँ हैं और 4-5 लड़के भी हैं। उसमें से 3 लड़कियाँ हैं जो अभी इंजीनियरिंग कर रही है, फाइनल में चल रही है। 3 बच्चियाँ MBBS में है, उसमें से एक लड़की MBBS में, एक लड़का BMS में, एक फिजियोथेरेपी में है। हमारी सबसे पहली जो लड़की थी वो गोल्ड मेडलिस्ट है भरतनाट्यम में, वो अभी फ़िलहाल कोरोना के बाद उसको जॉब लगा है कोल्हापुर में, अभी वो वहाँ पे वो सर्विस करती है। यहाँ की बच्चियाँ काफ़ी अच्छी होशियार हैं। जो अरुणाचल की बच्चियाँ, उनको रहने के लिए यहाँ पे हमने अच्छा सा मकान दिया है, इसलिए उन्होंने वो संधि का सोना उन्होंने किए है। अच्छे मन लगा के मेहनत करके वो अच्छी पढ़ती है, डांस उनका बहुत अच्छा है, और हर जगह वो अभी जो 3 बच्चियाँ वो, उसमें से अरुणाचल की 2 बच्चियाँ इंजीनियरिंग है, एक महाराष्ट्र की है, तो वो काफ़ी अच्छी पढ़ रही है, अच्छे परसेंटेज से पढ़ रही है। एक बच्ची है जो अर्निका नाम की है, वो वहाँ से आने के बाद 12th होकर 8 में आई थी, पर यहाँ आने के बाद उसने BBA किए, फिर MBA किया, और उसमें भी बैंक में उसको जॉब भी लगा। वो माधव सर के यहाँ प्रैक्टिस भी करती थी। अभी भी एक लड़की अब CA का उसका विचार है, वो इस साल वो CA के लिए भी काम करेगी और CA के लिए पढ़ाई भी उसकी जारी रहेगी। नागेश जी, मैं बात करूं 2012 जिस वक्त आपने इस संस्था का रन किया, चालू किया, तो क्या उस वक्त क्या सवालिया निशान खड़े होते थे, या फिर अचानक कैसे, क्योंकि आप एक प्राइवेट जॉब में थे, जॉब में रहते हुए आपने इस NGO को ओपन किया, क्यों, क्या दिमाग में क्या थे, थॉट आए थे कि भाई चलो ये NGO खोला जाए, ऐसा वर्क करना है मुझे? तो मैं जब 2012 के पहले 2010 में मैं विदर्भ प्रीमियर में था, तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी अकोला में। तो एक काम वाले के भाई के लड़की को मैंने पहले यहाँ लेके आया, और वो काम वाले भाई के लड़की को मैंने उसको पढ़ाया, तो वो अच्छी हो गई। वो अच्छी होने के बाद वो जब गाँव गई, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि हमारे बच्चियों को भी आप पढ़ाओ। तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया कि चलो अपने एक किए, पर बाकी बच्चियाँ भी बोल रही, उनकी घर की कंडीशन देखा तो वो भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ लोगों को बात किया कि सर अपन बच्चियों को पढ़ाएंगे क्या, तो कुछ लोग मुझे साथ तैयार खड़े हो गए। तो इसमें सबसे अच्छा मार्गदर्शन मुझे अविनाश जी संघवी करके है, उन्होंने मुझे सर के ऊपर मेरा हाथ रख के कि आप उसके लिए डरो मत। और मेरी दीदी जो सामने बैठी है, वो उन्होंने भी उस काम के लिए बैंक में जॉब करती है, उसने भी बोला कि चलो मैं भी इस काम के लिए तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। तो उसने भी अपना सारा पेमेंट, और जो अविनाश जी है उन्होंने भी अपना पैसा लोगों से जमा करके यहाँ लगाने की कोशिश की, और घर घर में जाके हम रद्दी इकट्ठा करते थे, और रद्दी इकट्ठा करने के बाद हम लोगों का बच्चों को इस तरह से पढ़ाने का काम हमने किया है। कभी ऐसे नेगेटिव थॉट आए कि भाई लोगों से मदद नहीं मिल रही है, रद्दी हम बेच रहे हैं, उतना पैसा नहीं जमा हो पाता है, कभी ऐसे नेगेटिव थॉट क्या नहीं यार चलो ठीक है ये बंद किया जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, और आज तक मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए समाज ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी। जो बच्चे हमको जो बोलेंगी वो चीज़ हमको तुरंत मिल जाती है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। पर कभी कभी बच्चियाँ थोड़ी सी गड़बड़ यानी आपस में थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा कर लेती है, तो वो तो होना भी चाहिए, पर तुरंत आधे घंटे 1 घंटे के बाद मिलजुल के सब काम करती है। इस तरह से हमारा
मैंने बच्चियों से भी बात किया और जिस तरीके से आज देखा जा रहा है सामने देश के हालात ऐसे हैं, तो कभी ऐसा लगा कि यार हालात इतने नाजुक हैं और ख़ास तौर से बच्चियों की बात किया जाए तो उनको हम बाहर नहीं भेजना चाहिए, या फिर उनको फ्रीडम क्या होता है सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके? हम यहाँ पे बच्चियों को सुरक्षा के बारे में ज़्यादा ही सुरक्षा देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चियों को हम अकेले कहीं स्कूल कॉलेज नहीं भेजते हैं। अगर ट्यूशन भी भेजना है तो मैं 2 बच्ची 3 बच्चों को एक साथ भेजता हूँ, और कहीं घुमाने लेके जाना है, कहीं भी करना है तो बच्चों को सुरक्षा। तो जिन बच्चियों को माता पिता, यहाँ के तो बहुत सारे बच्चों को माता पिता नहीं है, कोई सिंगल पेरेंट्स है, कोई किसी को दोनों भी नहीं है, और किसी को दोनों होते हुए भी पढ़ा नहीं पाते, तो उनको बहुत सारे समाज को भी लगता है कि बच्चियाँ सुरक्षित है कि नहीं है। क्योंकि आजकल तो बच्चियों के नाम से, क्योंकि आसाम अरुणाचल की बच्चियाँ बोले और विदर्भ के नागपुर की तो वही कोई बच्ची नहीं है, पर दूर दूर की बच्चियाँ होने की वजह से लोगों को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए मुझे शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई। मुझे नल का पानी नहीं भरने देते थे, कुछ नहीं, ये नहीं करने देते कि, और लोग ऐसे ही नज़र से देखते थे। पर जब बच्चियों ने स्कूल में जब दाखिला देने के बाद कुछ दिन के बाद अपना परफॉर्म अच्छा किया, स्कूल में अच्छे नंबर लाए। हमारी एक बच्ची है जो अभी थोड़ी देर पहले इससे बात की अपने, तो उसने तो 98% लाया। जो सृष्टि राउत है उसने पंतप्रधान के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कविता सादर की, वो तब वो 5वीं क्लास में थी, तो वो भी मेरिट में आई है। वहाँ की जो प्रिंसिपल है मैडम जोशी मैडम, वो तो बोलती है कि पाटिल सर आपने तो मुझे हीरा ही दिया है, क्योंकि हर साल वो जो भी नागपुर के अंदर कंपटीशन होती है, वादवी स्पर्धा हो या और कोई भी स्पर्धा हो, उसमें वो अव्वल ही आती है, और वो हर साल 20-22 मेडल भी लेके आती है। तो लोगों का विश्वास बहुत हो गया, क्योंकि लोग यहाँ रोज़ मिलने आते हैं, कभी कलेक्टर है, कमिश्नर, समाज के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर लोग आते हैं। सारे लोग जब मिलने आते हैं, आप बता रहे हैं पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है, कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, सारी चीज़ें मैं मान रहा हूँ। और जिस तरीके से आपने नाम भी दिया है संस्था का नाम, उसके नीचे एक टैगलाइन जो पीएम नरेंद्र मोदी की बात किया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब देखते हुए, विजिट होते हुए सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक क्यों नहीं मिली, या फिर आप मदद नहीं लिए या नहीं लेना चाहते? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, और हमने सरकार की तरफ अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमें सरकार से नहीं लेना है कुछ, क्योंकि समाज में ही इतने अच्छे लोग हैं। मुझे पता चला कि जब हम काम कर रहे हैं, अभी 10-12 साल हो गए काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने के पीछे समाज खड़ा होता है, क्योंकि समाज में लोग बोलते हैं कि अच्छे लोग नहीं है, पर मुझे आज तक ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि समाज में बुरे लोग हैं करके। मुझे समाज में बहुत अच्छे ही लोग मिले हैं, और ये अच्छे लोगों की वजह से इतना बड़ा परिवार हमारा चलता है। कभी कभी महीने का 3-3 लाख रुपये खर्चा होता है। तो और हम आगे भी चल के गवर्नमेंट की कोई मदद लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा, पर अगर कुछ मदद अगर मिलती है तो मेरी इच्छा है कि अगर हमें ज़मीन मिलती है तो जिन बच्चियों को, निरी बच्चियों को ज़रूरत है, उनकी 100 बच्चियों का जीवाणु स्थापन करने का मेरा विचार है, और उनका खर्चा हम कर सकते हैं, समाज से ही कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा कहना है। आखिरकार कहीं ना कहीं नागेश पाटिल द्वारा एक सवालिया निशान खड़े कर ही दिया गया कि सरकार से मदद तो नहीं लिए और ना ही लेंगे, लेकिन अगर मदद करती है तो राशि के रूप में नहीं करे, वो मुझे एक ज़मीन प्रदान कहीं कर दे, ताकि इन 30 बच्चियों के साथ में 100 यानी 100 बच्ची पूरी कर सकूं, और उसके लिए बड़ी एक व्यवस्था बना के उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, उस नारे को मैं आगे ले जाए चलूँ। ये नागेश पाटिल जी का साफ तौर से कहना है। चलिए उनकी सिस्टर से भी हम बात करते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जॉब था, वो जॉब की भी जो राशि आती है, जो सैलरी आती है, वो पूरी राशि सैलरी यहाँ लगाया जाता है, और साथ ही साथ शादी अभी तक नहीं किया है, तो उसकी भी मैं बात करूँगा कि यही बच्चे अपनाना है या फिर क्या करना है, इस पर भी मैं बात करूँगा। मीना पाटिल जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है, आपके काम को भी सराहना है, दोनों बहन भाई को काम को। थैंक यू। मैं मीना पाटिल, विदर्भ प्रीमियर में जॉब है मेरा, और ये परिवार है मेरा। बस इसी के साथ जुड़कर रहना चाहती हूँ। भैया जो काम करते हैं उसी को सपोर्ट करती हूँ, और ऐसा लगता ही नहीं ना कि ये परिवार है, इससे कोई और अलग परिवार हो सकता है। तो यही काम को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो भैया ने अपने हाथ में काम लिया है। और सब तो अपने लिए जीते हैं, पर दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और भगवान जो चूज़ करता है वो हर एक के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। तो मेरे लिए शायद ये रोल प्ले करने के लिए दिया होगा। तो अभी तक मुझे तो ऐसे लगा नहीं है, जो टफ़ काम है लड़कियों को रखना, या उनको इस उम्र में जो लड़कियां हमारे इधर आती है उनको बड़ा करना बहुत रिस्की काम होता है। लोग बोलते भी है कि आप आग से खेलते हो, हाँ ये बराबर है, आग से खेलते हैं, पर बॉन्डिंग अगर होती है, प्यार बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आग से खेलते हैं। और बच्चे भी उसी तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं। हम लोग भी पूरा परिवार के जैसे उन लोगों को ट्रीट करते हैं, रखते हैं।
तो एक दूसरे की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हम लोगों को अभी तक कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। और मेरा परिवार यही बोलकर, और होता है, मैंने ऐसे मिराकल्स देखे हैं कि जो हम लोग बोलेंगे कि अपना होता है वो बहुत कुछ करता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग दिल के रिश्ते बनाते हैं वो बहुत दूर तक चलते हैं, और इसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा कि हमारे काम को आगे बढ़ाएगा और समाज में अच्छे काम ऐसे ही चलते रहेंगे। कभी ऐसा लम्हा 2012 के बाद से ऐसा आया कि नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में भी आए हुए कि भैया चलो छोड़िए इस काम को, अपन अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने घर पे ध्यान देते हैं? कभी ऐसा कुछ क्लिक थॉट? नहीं, मुझे तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं है। हम लोगों का ये जो जिवाड़ा परिवार है, तो इसी के नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों का बोलो या मेरा भी, क्योंकि मैं भी ये मंदिर में अगर प्रवेश करती हूँ तो पाँव छूकर अंदर जाती हूँ, तो यहाँ आने से जो एक वाइब्रेशंस होती है वो इतनी पॉजिटिव होती है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है, और एक मेरा भी एक अनुभव है कि जो काम मेरे नहीं होते हैं वो काम यहाँ आने के बाद पूरे होते हैं। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। मैं साथ में संजय नाथे जी सर है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है, और ऐसे बुक्स जो पढ़ते रहती हूँ, पर वो मेरे पसंदीदा लेखक है तो मैं उनका हरदम पढ़ते रहती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और उनकी जो भी थिंकिंग्स है वो इतने पॉजिटिव है कि हर एक बात को वो पॉजिटिवली लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने के कारण मैं भी उनको पढ़ती हूँ, तो मुझे भी हर काम में पॉजिटिव मिलता है। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे कोई तकलीफ़ हो रही तो मैं उनसे परामर्श कर लेती हूँ, तो वो मुझे रास्ता बताते हैं। और भाई का जो है, इतना ज़्यादा उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज होने के बाद भी वो इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसा क्या है कि उनके पास है और मेरे पास नहीं है, तो वो सोच मुझे आगे बढ़ा देती है कि नहीं, इस बात को इस तरीके से लेना होगा। तो फिर पॉजिटिव अगर हम वो वे से जाते हैं तो रास्ता ज़रूर मिलता है। और सच है कि लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय तो लगता होगा, पर ज़रूर हम लोग पहुंच पाते हैं और उस काम को अंजाम दे पाते हैं। उस काम को अंजाम दे पाते हैं, और जाहिर से बात है कोशिश करने वालों की कभी भाई ने हार माना, और शासन से नहीं, प्रशासन से नहीं, लेकिन अगर आपको और कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है तो उससे क्या विनती करना चाहेंगे, और आखिरी आपका क्या मैसेज रहेगा, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9763155885। क्या आखिरी क्या मैसेज है? आखिरी मैसेज यही है कि हर आदमी ने, जिनके घर में बेटी पैदा होती है, तो उन्होंने बेटी को स्वागत करना चाहिए कि मेरे घर में धन लक्ष्मी आई है, और फूलों से सजा के बहुत सारी मिठाई बांटना चाहिए, और बहुत सारी खुशियाँ मनाना चाहिए। तभी ये देश का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि बेटी ही बचेगी तब समाज बचेगा, और समाज रहेगा तब हमारा देश आगे जाएगा, और देश आगे जाएगा तो हम सब लोग उसमें संपन्न हो गए, खुशहाली चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बेटी बचेगी तो देश आगे जाएगा, खुशहाली सामने आएगी, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेटी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। बड़े बड़े, जैसे शुरू में मैंने कहा कि बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े कॉलेजेस में तो इंसान खर्च करता है, लेकिन कभी इस NGO और ऐसी संस्थाओं में भी ध्यान देना चाहिए जो अपने आप को कठिनाइयों के रास्तों से बीतते हुए सारे ये सराहनीय कदम उठाते हैं। आगे भी हम ऐसे ही आपको स्टोरियाँ दिखाते रहेंगे। आप तब तक के लिए बने रहिए बोल इंडिया न्यूज़ के लिए। बोल इंडिया न्यूज़ के साथ सलीम रहमान, नागपुर।